हिमंता बिश्वा शर्मा। आज भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बाद अगर किसी का नाम आता है तो वो हिमंता बिश्वा शर्मा का है। एक समय नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल भी पकड़ नहीं हुआ करती थी। And we have seen large scale of inflation in West Bengal, Bihar and Assam. Today demography is fast changing in those regions. We are sufferer of changing demography. लेकिन अगर आज के दिन आप वहां की स्टेट्स को देखें तो भारतीय जनता पार्टी और उनकी एलाइज की हर एक स्टेट में सरकार है और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है सिर्फ और सिर्फ हिमंता बिश्वा शर्मा की वजह से। Assam's identity will not be recognized only with Assam tea. It will also be recognized as the semiconductor chips of India. लेकिन क्या आपको पता है इसी हिमंता बिश्वा शर्मा के ऊपर एक समय दो टाडा के केसेस लगाए गए थे और इनके फैमिली के ऊपर लगातार केसेस लगते हुए आए हैं। फरवरी 1991 में असम में कांग्रेस के एक दिग्गज नेता मनवेंद्र शर्मा की हत्या कर दी जाती है और उनके हत्या के पीछे सबसे बड़ा नाम हिमंता बिश्वा शर्मा का आता है। 2019 में असम के एक्स सीएम प्रफुल्ल कुमार महंता, जो कि हेमंत बिश्वा शर्मा के मेंटर माने जाते थे, वो भी ये क्लेम करते हैं कि इनकी मर्डर के पीछे हेमंत बिश्वा शर्मा भी शामिल थे। इसी हेमंता बिश्वा शर्मा के ऊपर ये भी आरोप लगाए जाते हैं कि ये एक समय पे उल्फा को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया करते थे। उल्फा यानी कि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, जो कि शस्त्र उठाकर भारत को तोड़ने की सोचते हैं। इतना ही नहीं, जब शारदा ग्रुप का चिट फंड स्कैम बाहर आता है तो उसमें भी सबसे बड़ा नाम हेमंता बिश्वा शर्मा का आता है। उनकी चीफ ये बोलती है कि हेमंता बिश्वा शर्मा उनके कंपनी को असम में इजीली रन करने के लिए 3 करोड़ रुपए उनकी कंपनी से लिए थे और ये चिट्ठी लिखती है वो सीधा सीबीआई को। Former Assam Minister Himanta Biswa Sarma, he's at the CBI office. Remember, this is in connection with the Sardha chit fund scam. The CBI had summoned him earlier. His residence was also raided. एक तरफ आज के दिन जब हम लोग भारत की राजनीति देखते हैं तो उसमें हमें कई सारे चेहरे देखने को मिलते हैं जिनका एक बहुत ही ज्यादा डार्क पास्ट था। कई सारे ऐसे पॉलिटिशियंस भी हैं जिनके ऊपर आज भी कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, लेकिन भारत की जनता को वो सबसे हाईएस्ट लेवल पर रिप्रेजेंट करते हैं। उनमें से एक नाम हेमंता बिश्वा शर्मा भी है। ये वही नेता हैं जो एक समय पे नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोला करते थे। बहुत ही सेकुलर पॉलिटिशियन माने जाते थे हेमंता बिश्वा शर्मा। और 2013 में जब नरेंद्र मोदी खड़े हुए थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तब वो ये बात भी बोले थे कि वो कभी भी एक एक्सट्रीमिस्ट पार्टी को असम में एंट्री नहीं करने देगी। वो ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति जो भी पार्टी करती है उसके सख्त खिलाफ है। लेकिन ऐसा ही कुछ जीवन रहा है हेमंता बिश्वा शर्मा का। उनको जहां पे भी फायदा दिखा है वो वहां पे पलटने की राजनीति करते हैं। ये किस्सा है एक ऐसे राजनीतिक व्यक्तित्व का जो कि दिखने में तो बहुत ही साधारण दिखते हैं, लेकिन ग्रास रूट पे इनकी पकड़ बहुत सारे पॉलिटिशियंस से ज्यादा है। This is a great victory. This is a victory of development over the appeasement politics. Our Northeast will continue to get that kind of attention. चलिए आज हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं हेमंता बिश्वा शर्मा की डार्क पास्ट के बारे में। 600 मदरसे बंद कर दो, फिर 300 की और लिस्ट बना लो, सारे मदरसों को बंद कर दूंगा। देखिए, हिंदू चाहते हैं कि सबका भला हो। हमारा संविधान कभी अलाउ नहीं तो करता। आप जल्दी जल्दी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र तो भारत है ही, ये भी एक गलत मिशन है। भारत को कोई हिंदू राष्ट्र बनाने का जरूरत नहीं है। 6000 साल से ही भारत हिंदू सिविलाइजेशन ही है। 1 फरवरी 1969 हेमंता बिश्वा शर्मा का जन्म आसाम के एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। उनके पिताजी एक मशहूर पोएट थे और एक लेखक भी थे और उनकी माताजी भी एक लेखक थी। बचपन से ही उनको पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा रुचि थी। कानपुर एकेडमी स्कूल में वो अपनी शुरुआत की पढ़ाई करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वो पढ़ाई में आगे बढ़ने लगते हैं तो उनकी रुचि पढ़ाई से हटकर पॉलिटिक्स के तरफ जाने लगती है। ये वही समय था 1971 का, जब बांग्लादेश में उस समय कई सारे लोग पाकिस्तान की आर्मी से परेशान होकर भारत की तरफ आने लग रहे थे। भारत में वो वेस्ट बंगाल और आसाम जैसे स्टेट्स की तरफ बढ़ रहे थे और इन्हीं इमिग्रेंट्स के खिलाफ उस समय कई सारे प्रोटेस्ट्स भी हुए थे। हेमंता बिश्वा शर्मा उस समय AASU के साथ जुड़ जाते हैं। AASU यानी कि ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन। आपको याद रखना है ये वही समय था जिस समय हेमंता बिश्वा सिर्फ और सिर्फ 10 साल की उम्र के हुआ करते थे और यही 10 साल की उम्र में वो AASU के लिए प्रेस रिलीजेस भी लिखा करते थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात प्रफुल्ल कुमार महंता और बिरजू कुमार फुकन से होती है। 10 साल की
उम्र में हेमंता बिश्वा शर्मा का बैठना इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ था। उस समय हेमंता को आसाम का पोस्टर बॉय बना दिया जाता था, उनको वंडर बॉय बोला जाता था आसाम का, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा कद बहुत कम लोगों का हो पाता है। इसके बाद फिर समय आ जाता है 1979 का, जब इन्हीं इमिग्रेंट्स के खिलाफ आसाम मूवमेंट की शुरुआत होती है, जिसमें AASU एक बहुत बड़ा हाथ प्ले करता है और उसमें हेमंता बिश्वा शर्मा भी शामिल होते हैं। 1985 का समय आते आते कांग्रेस और AASU के बीच में एक एग्रीमेंट हो जाता है, जिसके बाद ये मूवमेंट पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। लेकिन आपको इस समय ये बात जानने की जरूरत है कि AASU और कांग्रेस सख्त विरोधी थे। ये एक दूसरे की आइडियोलॉजी से पूरे अलग थे और एक दूसरे का कभी भी सपोर्ट नहीं करते थे, और हेमंता शुरू में AASU में थे। इस मूवमेंट के बाद हेमंता को ये पता चल गया था कि उनका भविष्य राजनीति में ही है, तो वो अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी करते हैं और उसके बाद वो राजनीति में अपनी जगह तलाशने की कोशिश करते हैं। समय आ गया था 1990 का और इस समय जन्म होता है उल्फा का, यानी कि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम। ये एक ऐसा ग्रुप है जो कि शस्त्र उठाकर भारत को तोड़ने की राजनीति करता है और आसाम को अलग करने की कोशिश करना चाहता है। आज भी इनके कई सारे गोरिल्ला फाइटर्स आसाम में पाए जाते हैं और कहा यह जाता है एक समय हेमंता बिश्वा शर्मा इसी उल्फा को खूब सपोर्ट भी किया करते थे। रिपोर्ट्स के अनुसार अगर हम लोग देखें तो 1 जनवरी 1991 को हेमंता बिश्वा शर्मा के ऊपर पान बहार पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज होता है टाडा का, और जब पुलिस सर्च करती है तो उनके हॉस्टल के किचन से उन्हें एक रिवॉल्वर मिलती है और 25 कारतूस मिलते हैं, जिसके बाद हेमंता बिश्वा शर्मा के ऊपर आर्म्स एक्ट की भी धारा लगाई जाती है। 28 मार्च 1991 में चांदमारी पुलिस स्टेशन, आसाम का जो एक पुलिस स्टेशन है, वहां पे फिर से इसी हेमंता बिश्वा शर्मा के ऊपर टाडा की धारा लगाई जाती है और टाडा का केस रजिस्टर होता है। इस बार उनके ऊपर आरोप यह था कि वो आसाम के कई बड़े बड़े बिजनेसमैन से पैसा निकाल कर उल्फा को दे रहे हैं। और जब पुलिस इस केस में इन्वेस्टिगेशन करती है तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान हेमंता को 15 दिन की कस्टडी में भी रखा जाता है। अगर हम लोग 1991 की बात कर रहे हैं तो हम लोग उस समय को कैसे भूल सकते हैं, जब फरवरी 1991 में कांग्रेस के एक दिग्गज नेता मनवेंद्र शर्मा की हत्या कर दी जाती है आसाम में, और उस समय सबसे बड़ा नाम इस केस में हेमंता का ही आता है। कहा यह जा रहा था कि उल्फा के थ्रू इस पॉलिटिकल असैसिनेशन को अंजाम दिया गया था हेमंता बिश्वा शर्मा के द्वारा, और उल्फा को बहुत सारा पैसा दिया था हेमंता ने इस चीज को करने के लिए। अब इसके बाद हेमंता का जीवन थोड़ा डामाडोल हो चुका था, उनको पता नहीं चल रहा था कि अपनी जिंदगी में उन्हें क्या करना है, लेकिन वो एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन की नजर में आ गए थे। उस समय वो असम के उस समय के सीएम हुआ करते थे हितेश्वर सैकिया, और वो ये देख रहे थे कि ये हेमंता का ग्राउंड लेवल में पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत है, उनका जो लोकल कैडर का सपोर्ट था वो बहुत ही ज्यादा मजबूत था, तो हेमंता को वो एक एसेट देखते हुए अपने साथ रख लेते हैं और इसके बाद वो सीएम से बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। हेमंता का इसके बाद भविष्य बहुत ही ज्यादा उज्जवल दिखने लगता है। लेकिन आपको यहाँ पे ये भी बात याद रखना है कि ये जो हितेश्वर हैं ये कांग्रेस पार्टी के थे और जो हेमंता है वो AASU के एक लीडर हुआ करते थे। ये दोनों पार्टीज की आइडियोलॉजी टोटली डिफरेंट थी, लेकिन अपने बेनिफिट के लिए हेमंता कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं और इसके बाद कांग्रेस की तरफ से वो चुनाव लड़ने लगते हैं। कांग्रेस के साथ जुड़ने के बाद यही हितेश्वर हेमंता के पॉलिटिकल गुरु बन जाते हैं और अमेजिंगली देखिए आप 1996 का जब समय आता है तो चांदमारी पुलिस स्टेशन और पान बहार पुलिस स्टेशन जो आसाम के पुलिस स्टेशन है जहां पे टाडा के केसेस रिकॉर्ड किए गए थे, दर्ज किए गए थे, वहां से ये केसेस की फाइल्स और जो डायरी होती है वो अचानक से गायब हो जाती है, थिन एयर में गायब हो जाती है। तो इसके बाद हेमंता बिश्वा शर्मा का केस ऑलमोस्ट क्लोज ही हो जाता है। जैसे ही कांग्रेस ज्वाइन करते हैं हेमंता, इसके बाद जो हाईकोर्ट है आसाम का वो पूरा का पूरा दिलचस्पी खो देता है इस केस से और बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। इस चीज का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि जस्टिस पीजी अग्रवाल के सामने जब एक PIL डाली गई थी इस केस के खिलाफ, तो जस्टिस पीजी अग्रवाल तुरंत ही उस PIL को रिजेक्ट कर दिए थे, ये कहते हुए कि इस केस का कोई मतलब ही नहीं है। कहा यह जा रहा था कि जस्टिस पीजी अग्रवाल की बेटी और उनके दामाद को 20 एकड़ जमीन आसाम के सरकार के द्वारा दी गई है, वो भी बहुत ही कम दामों में, और ये सब तभी हो रहा था जब उनकी PIL की सुनवाई हाईकोर्ट में हो रही थी। तो पीजी अग्रवाल तुरंत ही उनके PIL को रिजेक्ट कर देते हैं। इसके बाद हेमंता का पकड़ और भी ज्यादा मजबूत होने लगता है पॉलिटिक्स में। पहली बार 1996 में ही हेमंता को टिकट दिया जाता है कांग्रेस के द्वारा इलेक्शन लड़ने के लिए, जिस इलेक्शन को वो हार जाते हैं, लेकिन 2001 में वो इस इलेक्शन को जीत जाते हैं, वो भी अपने पॉलिटिकल गुरु को हराते हुए। 2001 में आसाम में कांग्रेस की सरकार बनती है और उसके बाद हेमंता सीधे स्काई रॉकेट कर जाते हैं। 2001 में तरुण गोगोई आसाम के चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर किए जाते हैं, लेकिन उस समय सबको पता ये लग गया था कि हेमंता का ग्राउंड लेवल में पकड़ कितना ज्यादा मजबूत है। सब समझ गए थे कि आसाम में असली सीएम
कौन है। सारे काम तरुण गोगोई किया करते थे, लेकिन ग्राउंड लेवल में जितने भी काम है, जितने भी वोट्स लाने के काम होते हैं, जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन के काम होते हैं, वो सारे के सारे हैंडल किया करते थे हेमंता बिश्वा शर्मा। इसके बाद लगातार कांग्रेस आसाम में इलेक्शन जीतते हुए आई थी। 2011 में जब इलेक्शन होता है तो वो एक बार फिर से कांग्रेस ही आसाम में इलेक्शन जीत जाती है, लेकिन 2012 में एक इंटरनल इलेक्शन किया जाता है, रीऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन होता है, जिसमें बिश्वा के जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं वो जीत जाते हैं और तरुण गोगोई के जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं वो हार जाते हैं। इसका मतलब ये था कि जितने भी कैंडिडेट्स थे वो आसाम का असली सीएम हेमंता बिश्वा शर्मा को बनाना चाहते थे, लेकिन तरुण गोगोई ऐसा होने नहीं देना चाहते थे। हेमंता बिश्वा शर्मा इसके बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास चले जाते हैं कि मुझे आसाम का सीएम बनना है। सोनिया गांधी हाँ में हाँ मिला देती है, जिसके बाद हेमंता वापस चले जाते हैं। सोनिया गांधी गुलाम नबी आजाद को जिम्मेदारी देती है कि आसाम के चीफ मिनिस्टर के लीडरशिप को बदलने की जिम्मेदारी आपकी है, आप अगले ही दिन जाइए और चीफ मिनिस्टर की लीडरशिप को आप बदल दीजिए वहां जाकर। लेकिन गुलाम नबी आजाद अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि अगले ही दिन जैसे ही वो आसाम के लिए रवाना होने वाले थे, राहुल गांधी उन्हें अपने ऑफिस में बुला लेते हैं और उस ऑफिस में बैठे रहते हैं तरुण गोगोई और उनके बेटे, और राहुल गांधी वहां पे ये बोलते हैं कि आसाम के लीडरशिप में कोई भी चेंजेस नहीं होगी, आपको आसाम जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये जिद थी राहुल गांधी की, जो कि ये बोलती थी कि हेमंता बिश्वा शर्मा अगर बगावत कर भी देता है तो आसाम में कांग्रेस की पकड़ बिल्कुल भी कमजोर नहीं होगी, जो कि शायद राहुल गांधी के लिए अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसी बात होती है। आगे जाकर ये देखने को मिलता है। 2013 का समय आता है जब हेमंता बिश्वा शर्मा कांग्रेस नहीं छोड़ते हैं, लेकिन उस समय वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार भाषण देते रहते हैं। वो ये बोलते हैं कि आसाम में हम लोग ऐसी एक्सट्रीमिस्ट पार्टी को कभी भी आने नहीं देंगे जो हिंदू मुसलमान की राजनीति लड़ती है और अपने इलेक्शन को जीतती है। आसाम हमेशा से एक सेक्युलर स्टेट रहा है और सेक्युलर स्टेट बन के रहेगा। लेकिन इसके बाद ही शारदा चीट फंड केस होता है, जिसमें कई सारे बड़े सेलिब्रिटी और पॉलिटिशियंस का नाम आता है। ये एक ऐसा चीट फंड था जो कि हर स्टेट में चल रहा था ऑलमोस्ट, और उस समय शारदा की जो चीफ हुआ करती थी वो सीबीआई को एक पत्र लिखती है जिसमें वो ये बोलती है कि आसाम में उनके बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए हेमंता बिश्वा शर्मा 3 करोड़ रुपए लिए थे उनकी कंपनी से, जिस पैसे को उन्होंने कभी भी वापस नहीं किया था। इस आरोप के बाद तुरंत ही सीबीआई हेमंता बिश्वा शर्मा के घर और उनकी पत्नी के ऑफिसेस में छापे मारती है, जिस छापे के बाद हेमंता बिश्वा शर्मा ये बोलते हैं कि जब तक मेरा नाम इस केस से पूरा साफ नहीं हो जाता है तब तक मैं राजनीति में एक भी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। लेकिन ये पूरा जो मामला है ये और भी ज्यादा गर्म होने वाला था। ये चीज हेमंता बिश्वा शर्मा को पता था। धीरे धीरे कांग्रेस में हेमंता बिश्वा शर्मा की पकड़ बहुत ही कमजोर होता जा रही थी और कांग्रेस भी हेमंता को साइड लाइन करना चाहता था। तभी इस समय हेमंता बिश्वा शर्मा भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े लीडर्स से जुड़ते हैं। हेमंता बिश्वा शर्मा के पास कई सारे कैंडिडेट्स का सपोर्ट था, जिस सपोर्ट को भारतीय जनता पार्टी जानती थी और चाहती भी थी। लेकिन आसाम में जो इंटरनल लीडरशिप थी भारतीय जनता पार्टी, वो हेमंता बिश्वा शर्मा को कभी भी भारतीय जनता पार्टी में नहीं लाना चाहती थी। 2015 का वो समय था जब हेमंता बिश्वा शर्मा ये डिसाइड कर चुके थे कि मैं भारतीय जनता पार्टी में आऊंगा। लेकिन इसी समय आसाम के 2 बड़े लीडर्स एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें वो ये बताते हैं कि यही हेमंता बिश्वा शर्मा एक और बड़े स्कैम में जुड़ा हुआ है। इस स्कैम में ये हुआ था कि अमेरिका की एक कंपनी आकर आसाम में कंसल्टेंसी किया करती थी वाटर पाइपलाइन के लिए, और उनको कई सारे पैसे दिए गए थे और हेमंता बिश्वा शर्मा के डिपार्टमेंट के द्वारा उन्हें कुल मिलाकर एक्सपोज किया गया था प्रेस के सामने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा ही। लेकिन कुछ ही दिन बाद हेमंता बिश्वा शर्मा इसके होने के बावजूद अमित शाह के बोलने की वजह से भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद यही 2 जो नेता हैं जो एक समय हेमंता बिश्वा शर्मा के खिलाफ बोले थे, वो आज साथ में दोस्त बनकर घूमते हैं। भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने के बाद शारदा चीट फंड स्कैम में जो हेमंता का नाम आया था वो तुरंत ही गायब हो जाता है। और गायब से याद आया मुझे, एक समय पे जो हेमंता बिश्वा शर्मा का ये जो केस था शारदा चीट फंड का, रिपोर्ट होती है ना उसकी, वो डायरी, वो भी गायब हो गई थी। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे टाडा के जो डायरीज थे और रिपोर्ट्स थे और रिकॉर्ड्स थे वो सारे गायब हुए थे, वैसे ही सेम इस केसेस के भी रिकॉर्ड पूरे गायब हो जाते हैं और धीरे धीरे सारे के सारे लोग शारदा चिट फंड स्कैम के बारे में भूल जाते हैं। लेकिन हेमंता के कांग्रेस छोड़ने के बाद सबसे बड़ा लॉस यहाँ पे कांग्रेस को हुआ था। वो जानती थी कि हेमंता की ग्रास रूट लेवल की पकड़ कितनी ज्यादा मजबूत है, लेकिन कभी भी उनको लीडरशिप नहीं दे पाई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको ये लीडरशिप प्रॉमिस की थी। लेकिन 2016 में जब आसाम में इलेक्शंस होते हैं तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी आसाम का चीफ मिनिस्टर नहीं बनाती है, बल्कि उनको और मिनिस्ट्री के पद दे दिए जाते हैं। लेकिन 2021 में जब आसाम में फिर से इलेक्शंस होते हैं
तो इस समय हेमंता बिश्व शर्मा को भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बनाया जाता है और उनको आसाम का चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है। उनके नेतृत्व के अंतर्गत ही नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये सारे स्टेट्स में बाकी सारे पार्टीज से कैंडिडेट्स को तोड़कर हेमंता बिश्व शर्मा भारतीय जनता पार्टी में ले आए हैं, जिसकी वजह से आज नॉर्थ ईस्ट में जितने भी स्टेट्स हैं सारे में भारतीय जनता पार्टी का राज है। आज मणिपुर में कुछ भी होता है तो सबसे पहले हेमंता बिश्व शर्मा को ही याद किया जाता है और उन्हें सॉल्व करने के लिए वहां पे भेजा जाता है। नेशनली हेमंता बिश्व शर्मा एक बहुत बड़े चेहरे बन चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन फिर भी उनके ऊपर आरोप और प्रति आरोप का यह सिलसिला जारी रहता है। 2021 का वो समय था जब इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के द्वारा एक इन्वेस्टिगेटिव रिसर्च किया गया था, जिसमें यह देखा गया था कि 2006, 2007 और 2008 के दौरान हेमंता बिश्व शर्मा जब एक बहुत बड़े पद पे थे तो उनकी बीवी की कंपनी को 18 एकड़ सरकारी जमीन दिए गए थे। ये वो जमीन थे जो कि सरकार किसी को भी बेचना नहीं चाहती थी और बेचने का रूल भी नहीं था। 10 सालों तक सरकार इन जमीन को किसी को भी नहीं बेच सकती थी, लेकिन क्योंकि उनकी बीवी की कंपनी थी तो उनकी बीवी की कंपनी को इन सारे जमीन को बेच दिया गया था। आज भी हेमंता बिश्व शर्मा के बेटे के 15.9% शेयर है उस कंपनी में जो कि ये सारे जमीन को ओन करती है। अगर हम लोग स्कैम्स और स्कैंडल्स की बात कर रहे हैं तो एक और बड़े स्कैम में फंसे हुए हैं हमारे अपने हेमंता बिश्व शर्मा, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। 4 नवंबर 2021 को असम में एक 2 लेन के फ्लाईओवर को इनॉग्रेट किया जाता है हेमंता बिश्व शर्मा के द्वारा, बड़े धूमधाम से इनॉग्रेट किया जाता है। लेकिन अगले ही साल इसी 2 लेन के फ्लाईओवर के इनॉग्रेशन के लिए एक नया टेंडर पास किया जाता है और हेमंता बिश्व शर्मा के क्लोज एड को यह टेंडर दे दिया जाता है 45 लाख का, उसी 2 लेन के फ्लाईओवर के इनॉग्रेशन के लिए जो कि पिछले साल इनॉग्रेट कर दिया गया था। देख रहे हैं आप ये क्या चल रहा है असम में। आज यही हेमंता बिश्व शर्मा का भारत में एक बहुत बड़ा नाम हो गया है, लेकिन आपको ये बात याद रखना है कि यही हेमंता बिश्व शर्मा एक बहुत सेकुलर नेता हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन किया है तो भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप को खुश करने के लिए वो बार बार मुसलमानों के खिलाफ बयान देते हुए आए हैं। जब कभी असम में फ्लड आ जाता है वो इन फ्लड्स का आरोप एक मुस्लिम ओम्ड यूनिवर्सिटी के ऊपर लगाते हैं और इसे फ्लड जिहाद का नाम देते हैं। इसी हेमंता बिश्व शर्मा ने यह भी बोला है कि लव जिहाद एक बहुत बड़ा आरोप है और इस आरोप की सजा उम्र कैद तक होनी चाहिए। मुसलमानों के खिलाफ लगातार बयान देते हुए आए हैं। 35% जो पॉपुलेशन है आसाम का वो मुस्लिम्स का है, लेकिन कहीं ना कहीं हेमंता बिश्व शर्मा को इन सारे पॉपुलेशन से कोई भी मतलब नहीं है। आज हेमंता बिश्व शर्मा एक बदले हुए पॉलिटिकल फिगर दिखते हैं। वो एक ऐसे पॉलिटिकल फिगर दिखते हैं जो कि अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये हम उनकी हिस्ट्री देखकर भी पता लगा सकते हैं। जब भी उन्हें दिखा कि अपना फायदा उन्हें कहीं पे हो रहा है तो वो एक दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिए। AASU को छोड़कर वो कांग्रेस ज्वाइन कर लिए, कांग्रेस को छोड़कर वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया और ये सारे पार्टीज को ज्वाइन करने के बाद उनके जितने भी केसेस थे, जितने भी उनके क्रिमिनल केसेस थे, वो सारे के सारे गायब हो जाते थे कहीं, और ये सारे के सारे आज रिकॉर्ड्स में हैं जहां पे आप जाकर देख सकते हैं कि हेमंता बिश्व शर्मा ने क्या किया था, क्या नहीं किया था। अब इन सारी चीजों को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं हेमंता बिश्व शर्मा के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या आप भी ये सोचते हैं कि आज भी हेमंता बिश्व शर्मा भारतीय जनता पार्टी के एक स्टार बॉय हैं, एक स्टार किड हैं, या फिर आपका थोड़ा परसेप्शन बदला है और राजनीति को आप एक दूसरी दृष्टि से देखने लगे हैं? आप ये जान चुके हैं कि ऐसे बड़े पॉलिटिशियन का एक बहुत ही डार्क पास्ट होता है। अगर आप किसी और पॉलिटिशियन के डार्क पास्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो उनका नाम हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हम ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भी जाना मत भूलिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।